म्यूचुअल फंड्स आर अ ग्रेट वे टू बिल्ड वेल्थ। लोग इससे सक्सेसफुली रिटायर होते हैं और अपनी सारी इच्छाएं पूरा कर सकते हैं, बट हमें तो पता ही नहीं है क्या होते हैं। और इसीलिए अगर कोई समझाने भी आता है तो हमारी आधी अधूरी नॉलेज का फायदा उठाकर हमें मैनिपुलेट कर सकता है, बिकॉज नो वन विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर आकर आपको बहुत तसल्ली से अगर समझा के जाएगा तो वो इसलिए क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट से उसको लाइफ लॉन्ग कमीशन मिलेगा। नथिंग रॉन्ग विद इट अगर वो अच्छी एडवाइस देता है तो, बट दैट इज स्टिल एडवाइस। बट मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा, दे भी नहीं सकता, मैं आपको काबिल बनाऊंगा। वेलकम टू मिनट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ कोर्स जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करके अपने आप को इंटेलिजेंट बना सकते हो और अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करना सीख सकते हो। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज माई इंसेंटिव्स टू यू। This video is sponsored by Tickertape. More on them later. My name is Money Minded Mandeep. Welcome back to the channel. Let's go. शुरू से शुरू करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आओ थोड़ा ख्याली पुलाव बनाते हैं। हमारे राहुल को एक बर्गर जॉइंट स्टार्ट करना था, नाम होगा अनाड़ी बर्गर्स। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसे 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए और लो सॉल्यूशन भी मिल गया। तो 1 करोड़ के बिजनेस में अगर मैंने यानी मैंडी ने 40 लाख रुपए डाले तो मतलब बिजनेस का 40% ओनरशिप मेरे पास हुआ, 40% ओनरशिप ही राहुल के पास भी हुआ और 10% ओनरशिप रोहन एंड आरजे के पास हुआ। बस ये ओनरशिप वर्ड इज टू मिडिल क्लास, अब से हम इसे इक्विटी या स्टॉक बोलेंगे। मतलब अनाड़ी बर्गर्स का इक्विटी हुआ 1 करोड़ का और 40% इक्विटी मतलब 40 लाख रुपए का ओनरशिप मेरे पास है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल स्टॉक है 1 करोड़ का, जिसमें से 40% स्टेक मेरे पास है। स्टॉक या इक्विटी का मतलब कंपनी की ओनरशिप और स्टेक का मतलब उस ओनरशिप का कितना परसेंट मेरे पास है। अब मान लो राहुल को अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी जैसी मोटी पार्टी ना मिलती और उसे गाँव वालों से चंदा इकट्ठा करना पड़ता। यार अभी तो मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए ही हैं, चलेंगे? 150 रुपया देगा। I'll be back. तो इस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राहुल ने अपने 1 करोड़ रुपए की इक्विटी या फिर 1 करोड़ रुपए के स्टॉक को 10 लाख छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपए और हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेयर। मतलब अब इस 1 करोड़ रुपए के स्टॉक को 10 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब से अगर कोई बोले ना कि मेरे पास लेट्स से रिलायंस के 10 स्टॉक्स हैं तो उसे करेक्ट करना, ब्रो रिलायंस एक ही स्टॉक है, तेरे पास उस स्टॉक के 10 शेयर्स होंगे। I would sooner die than give her 1 share of stock in McDonald's. बैक टू आवर स्टोरी। 1 करोड़ के स्टॉक को 10 लाख हिस्सों में यानी 10 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। मतलब टेक्निकली एक इन्वेस्टर अब मात्र 10 रुपए देकर राहुल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है और उसके बदले उसे एक शेयर मिल जाएगा। इस इन्वेस्टर ने 1 करोड़ के टोटल स्टॉक में सिर्फ 10 रुपए की ओनरशिप ली, मतलब इसका 0.0001% का स्टेक हुआ। बट एक बार पीछे आ जाते हैं। राहुल को मोटी पार्टी मिल चुकी थी, मतलब मैं, रोहन एंड आरजे। मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। एक शेयर का प्राइस था 10 रुपए, तो मुझे 4 लाख शेयर्स मिल गए। 4 लाख शेयर्स ही राहुल के पास भी होंगे और 10-10 लाख शेयर्स ईच रोहन एंड आरजे के पास होंगे। ये सारे शेयर्स हम होल्ड करके बैठे हैं तो हम हुए शेयर होल्डर्स। 5 साल बाद अनाड़ी बर्गर्स सक्सेसफुल हो गया, हर साल 50-50 लाख का प्रॉफिट कमाने लग गया। मार्केट में एक नया एंटरप्रेन्योर आया है, निवेदन खिलाड़ी बर्गर्स का फाउंडर है और वो अनाड़ी बर्गर्स को खरीदना चाहता है। और क्योंकि अनाड़ी बर्गर्स के एक नहीं 4 शेयर होल्डर्स हैं एंड लेट्स से हम चारों अग्री करते हैं कि हमें अनाड़ी बर्गर्स बेचना है और हम नेगोशिएशंस के लिए राहुल को आगे करते हैं। 50 लाख। 50 लाख? ओके। 50 लाख में कंपनी बेच देगा तू? वापस जा। 1 करोड़। Don't waste my time. 5 करोड़। Take it or leave it. Done. अब यहाँ पर 2 पार्टीज हैं, सेलर एंड बायर। सेलर ये सोच रहा है कि अगले 10 साल का पूरा प्रॉफिट मुझे आज मिल सकता है। ये प्रॉफिट अदरवाइज कमाने के लिए मुझे 10 साल काम करना पड़ता, तो क्यों ना मैं कंपनी बेचूं और ये पैसे से या तो रिटायर हो जाऊं या कुछ और काम करूं। उधर बायर ये सोच रहा है कि अनाड़ी बर्गर्स की रेपुटेशन अच्छी है, रेसिपी सॉर्टेड हैं, कस्टमर्स लॉयल हैं। अगर ऐसा बिजनेस मुझे स्क्रैच से बनाना पड़ा तो 5-7 साल का स्ट्रगल तो यूं ही लग जाएगा। इससे तो बढ़िया है कि इसके प्रॉफिट का 10 टाइम्स पे करके ये बिजनेस मैं अक्वायर कर लूं और मेहनत करूं इस बिजनेस के प्रॉफिट्स को ग्रो करने की।
इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पीई रेशो यानी प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। बिजनेस का प्रॉफिट यानी अर्निंग्स का कितना गुना दाम देकर आप उस बिजनेस को खरीदना चाहते हो। अनाड़ी बर्गर्स का प्रॉफिट था 50 लाख, उसका बिजनेस बिका 5 करोड़ में, यानी उसका पीई रेशो हो गया 10। अब अगर निवेदन अनाड़ी बर्गर्स को 5 करोड़ रुपए में खरीदना चाहता है तो उसे अनाड़ी बर्गर्स के सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। अनाड़ी बर्गर्स के टोटल शेयर्स है 10 लाख, इनकी कंबाइंड वैल्यू फिक्स हुई है 5 करोड़ पे, यानी एक शेयर की वैल्यू हो गई 50 रुपए। 4 लाख शेयर्स मेरे पास पड़े हैं, मतलब निवेदन मुझसे मेरे 4 लाख शेयर्स खरीदेगा 50 रुपए के प्राइस पे। मुझे मिल जाएंगे 2 करोड़ रुपए, मतलब कि उसे 1 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन, जिस पर टैक्स भी लगता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिमिलरली राहुल भी अपने 4 लाख शेयर्स निवेदन को बेचकर 2 करोड़ रुपए ले लेगा और रोहन एंड आरजे अपने 1-1 लाख शेयर्स बेचकर 50-50 लाख रुपए ले लेंगे और इस तरह अनाड़ी बर्गर्स हुआ निवेदन का। नाउ दिस इज व्हाट इक्विटी इन्वेस्टिंग इज, बट यहाँ तक हमारा यानी जनरल पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। अब मान लो हमने निवेदन को कंपनी नहीं बेची, राहुल के सपने बहुत बड़े हैं, 50 लाख का नहीं, उसे तो 50 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचना है और ये करने के लिए उसे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट इस बार वो इन्वेस्टमेंट हम जैसे यानी प्राइवेट लोगों से नहीं लेना चाहता, वो जनरल पब्लिक से लेना चाहता है। इसके लिए वो प्रिपेयर करेगा एक सुंदर सा डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इस डॉक्यूमेंट में राहुल बहुत विस्तार से अनाड़ी बर्गर्स बिजनेस के बारे में हर डिटेल बताएगा कि बिजनेस क्या करता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, 50 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, पब्लिक से मांगे जा रहे नए पैसे को वो कैसे यूटिलाइज करने वाला है, और ये भी बताएगा कि 10 करोड़ का आईपीओ है, बट इसमें से 7 करोड़ ही बिजनेस की ग्रोथ में यानी अनाड़ी बर्गर्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसे बोलते हैं फ्रेश इशू, यानी जनरल पब्लिक अपना पैसा अनाड़ी बर्गर्स को देगी और अनाड़ी बर्गर्स उसके अगेंस्ट फ्रेश शेयर्स पब्लिक को इशू कर देगा। और जो बचे हुए 3 करोड़ हैं वो होगा ऑफर फॉर सेल, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स यानी मैं, रोहन, आरजे, हम लोग अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर निकलना चाहते हैं, यानी वो 3 करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएंगे। ये प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद अनाड़ी बर्गर्स प्राइवेट लिमिटेड से चेंज होकर अनाड़ी बर्गर्स लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड बन जाता है। मतलब कि अब से अनाड़ी बर्गर्स का स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो गया। स्टॉक मार्केट मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में। ये मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं और इन्हें हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि वो शेयर मैं अनाड़ी बर्गर्स से डायरेक्टली नहीं खरीद रहा हूँ, बल्कि किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीद रहा हूं। तो हर दिन मार्केट आवर्स में करीब 7000 कंपनीज के स्टॉक्स लोग आपस में ट्रेड करते रहते हैं। किसी कंपनी के स्टॉक के लिए अगर बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर बायर्स कम है सेलर्स ज्यादा हैं तो उसका प्राइस घट जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि मार्केट आवर्स में हर कंपनी का स्टॉक पल पल ऊपर नीचे होता रहता है। दिस इज व्हाट स्टॉक इन्वेस्टिंग मीन्स, जिसमें हम लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने आज अनाड़ी बर्गर्स का स्टॉक खरीद लिया और फ्यूचर में 50 करोड़ के प्रॉफिट पर पहुंचने के बजाय वो 50 करोड़ के लॉस पे चला गया, क्योंकि हो सकता है कि उस एरिया में खिलाड़ी बर्गर्स खुल गया और उसने अनाड़ी बर्गर्स को कंपटीशन से खत्म कर दिया, तो उस दिन अनाड़ी बर्गर्स का स्टॉक कोई नहीं लेना चाहेगा, यानी उसके बायर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और सेलर्स बहुत ज्यादा रहेंगे एंड उसका स्टॉक प्राइस गिरने लगेगा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आम आदमी फेस करता है और कई लोगों का भरोसा स्टॉक मार्केट से उठ जाता है जब उनके लगाए हुए पैसे डूब जाते हैं। एंड एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनता है म्यूचुअल फंड्स। अब ध्यान से सुनो, इधर आओ। मैंडी, एंडी, आरजे, रोहन और आप सब लोग, मतलब हम सभी लोग मिलकर अपना पैसा एक फंड में डाल देते हैं। क्योंकि ये कार्य हम म्यूचुअली कर रहे हैं तो ये फंड हुआ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हम सबका पैसा लेकर एक नहीं बल्कि 30-40 बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देगा। उम्मीद ये रहेगी कि इसमें से काफ़ी बिजनेसेस खिलाड़ी निकलेंगे और कुछ अनाड़ी भी निकल सकते हैं, बट ओवरऑल हम सब लोग अपने पैसों पर वेल्थ बना लेंगे। इस म्यूचुअल फंड का एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड फंड मैनेजर होता है जिसके पास 2-4 डिग्रियां, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो फुली केपेबल है बिजनेसेस का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए एंड 6-7 हजार कंपनीज के यूनिवर्स में से 30-40 क्वालिटी कंपनीज सेलेक्ट करने के लिए। ऐसे हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर को आप और मैं इंडिविजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, बट वो सिर्फ आपका या मेरा नहीं, हम सब लोगों का इन्वेस्टमेंट मैनेज करने लग जाए तो उसमें से उसकी सैलरी पे की जा सकती है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। लेट्स से आपने और हमने मिलकर 100 करोड़ रुपए इस फंड में डाल दिए, मतलब इस म्यूचुअल फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हुआ 100 करोड़ रुपए। जस्ट लाइक पूरी कंपनी की इक्विटी को नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड के AUM को भी नंबर ऑफ शेयर्स में ही डिवाइड किया जाता है। मान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड ने अपने टोटल AUM को 10 करोड़ शेयर्स में डिवाइड किया है, तो एक शेयर की वैल्यू आ गई 10 रुपए। बस आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो म्यूचुअल फंड के शेयर्स को हम शेयर्स नहीं बोलते, यूनिट्स बोलते हैं।
अब सोचो AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट किन किन कारणों से बढ़ या घट सकता है। नया इन्वेस्टमेंट आया तो बढ़ जाएगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया मतलब रिडीम कर लिया तो AUM घट जाएगा, और अगर मार्केट आवर्स में वो स्टॉक्स बढ़ जाएं या घट जाएं जिनमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है तो भी AUM बढ़ या घट सकता है। और हर दिन स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद ये AUM अपडेट हो जाता है। AUM अपडेट होगा तो हर दिन की NAV भी अपडेट हो जाती है। NAV यानी एक यूनिट के प्राइस का फॉर्मूला होता है नेट AUM डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नेट AUM मतलब AUM प्लस फ्रेश इन्वेस्टमेंट माइनस रिडेम्पशंस एंड माइनस एक्सपेंस रेशो। ये एक्सपेंस रेशो ही वो फंड मैनेजमेंट का फी है जो आप AMC को दोगे, क्योंकि वो लोग आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं एंड ग्रो कर रहे हैं। लेट्स से हमारा AUM है 100 करोड़ रुपए और एक्सपेंस रेशो है 0.5%, तो 100 करोड़ पे 0.5% मतलब 50 लाख रुपए का एक्सपेंस रेशो हम सब लोग मिलकर पे कर रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस पैसे से अपने फंड मैनेजर को सैलरी भी देगी और अपने सारे खर्चे भी पूरे करेगी। और ये 0.5% का एक्सपेंस रेशो एक बार में नहीं कटता है, पर डे बेसिस पे कटता है। यानी हर दिन नया AUM कैलकुलेट होगा, उस पर एक एक्सपेंस रेशो काटा जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट से उसको डिवाइड करके पर यूनिट प्राइस मतलब NAV पब्लिश किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ जब आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखते हो वो रिटर्न इन्वेस्टर को मिलने वाला नेट रिटर्न होता है आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस। और इज इट म्यूचुअल फंड्स का जनरली एक एग्जिट लोड भी होता है, मतलब म्यूचुअल फंड में ऐसा कंडीशन हो सकता है जो यूनिट आपने आज खरीदा है उसे आपने अगर 12 महीने से पहले बेचा तो आपको 1% का एग्जिट लोड बेयर करना पड़ेगा। तो एग्जिट लोड एक और टाइप का खर्चा है जो कंडीशनल है, एक्सपेंस रेशियो एक टाइप का खर्चा है जो कंपलसरी है। इस वीडियो सीरीज का ऑब्जेक्टिव है कि आपको सड़क से उठाकर स्टार बनाना है। I mean, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको बेसिक से लेकर एटलीस्ट उस एडवांस लेवल तक पहुंचाऊं जहां पर आप अपने पैसे के इन्फॉर्म्ड डिसीजंस खुद ले सको, अपना पैसा ना सिर्फ अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सको बट ओवरऑल अपना पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन कर पाओ। ये सब करने के लिए वन ऑफ द सिंपलेस्ट टूल्स इज टिकर टेप। टिकर टेप पर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड सारी कंपनीज का डेटा है एंड सारे म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मनी माइंडेड मनदीप म्यूचुअल फंड। जस्ट किडिंग, ये नाम मैंने चेंज कर दिया है ताकि आप गलती से भी मेरे किसी भी बताए हुए नाम को बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझ जाओ, क्योंकि मैं या लेबल एडवाइजर एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। अब ये जो मनी माइंडेड मनदीप का म्यूचुअल फंड है उसका करेंटली NAV यानी एक यूनिट का प्राइस चल रहा है 257.99। टिकर टेप पर हर स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड का आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। ये आपको एट अ ग्लांस 5 चीजों की रेटिंग दे देगा: परफॉर्मेंस, रिस्क, कॉस्ट, कॉम्पोजिशन एंड रेड फ्लैग्स। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.61%। ये एक इक्विटी फोकस्ड फंड है। इसका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 19,577 करोड़ और इसको वेरी हाई रिस्क बोला गया है। मुझे अगर जानना है कि इस फंड ने कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो पोर्टफोलियो पर आऊंगा। यहां पर मुझे एट अ ग्लांस पता चल जाएगा 83.5% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, बाकी कैश एंड रियल एस्टेट है। और अगर इंडिविजुअल कंपनीज के नाम देखने हैं तो उसकी भी लिस्ट यहीं पर दिख जाएगी विद देयर वेटेज। एंड इफ यू चूज टू इन्वेस्ट इन दिस फंड, हर महीने ये म्यूचुअल फंड आपको ईमेल करके बताएगा फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा और फंड ने कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। उसके नीचे आप फंड मैनेजर के बारे में भी जान सकते हो। आफ्टर ऑल सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा पूल करके एक फंड मैनेजर पे ट्रस्ट किया है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर की डिटेल है। ये 1,11,815 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं अक्रॉस मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स। इनको 9 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। इनका क्वालिफिकेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट आपको इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के सारे फंड मैनेजर्स की रैंकिंग भी दिख जाएगी। अब आपको एपिसोड 2 आने से पहले एक काम करके रखना है, पोर्टफोलियो पर जाओ और यहां पर अपना करंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लिंक कर दो। सिर्फ अपना पैन नंबर डालने से ये आपके सारे म्यूचुअल फंड्स को ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा और एनालाइज करके बताएगा कि आप कितने पानी में हो, आपने कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, कितना किया है और उन पर क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा। उसके साथ साथ आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज भी करेगा, डाइवर्सिफिकेशन स्कोर, XIRR एनालिसिस, यानी आप ये जान पाओगे कि आपका टोटल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज के ऊपर है या नीचे है। अगर नीचे है देन इट्स टाइम टू चेंज सम थिंग्स, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ठीक तरह से नहीं बना है। आप अपने म्यूचुअल फंड्स की रैंकिंग भी चेक कर सकते हो बाय रिटर्न्स, बाय कॉस्ट एंड बाय वोलेटिलिटी। उसके बाद रेड फ्लैग्स एंड टैक्स एनालिसिस, यानी अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड्स को आज बेच दिया तो आपको टोटल कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो सकता है और उन गेन्स पर कितना इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। इससे आप अपनी टैक्स प्लानिंग भी बेटर कर सकते हो। आने वाले वीडियो से मैं आपको म्यूचुअल फंड्स का मास्टर बना दूंगा, बट वो सारी रिसर्च खुद से करने के लिए यू विल नीड टिकर टेप। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट जो मैं छोटे छोटे होमवर्क्स आपको दूंगा वो करके ही आप फ्यूचर एपिसोड्स देखें, ताकि आप फाइनली थ्योरी से हटके प्रैक्टिकल चीजें करना भी सीखें। इसीलिए टिकर टेप ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में मिलेगा। डाउनलोड टिकर टेप ऐप एंड ये छोटी सी एक्सरसाइज जरूर करना।
अब मान लो अनाड़ी बर्गर्स स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, उसका शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपए और उसके 10 लाख शेयर्स हैं। तो अगर मुझे अनाड़ी बर्गर्स को कंप्लीटली अक्वायर करना है, 100% ओनरशिप, तो मुझे सारे 10 लाख शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो कितना पैसा लगेगा? प्राइस ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब 100 करोड़ रुपए। ये 100 करोड़ रुपए जो कंपनी का टोटल इक्विटी है, इसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, शॉर्ट में मार्केट कैप। अब हम जाएंगे टिकर टेप पर और यहाँ पर स्क्रीनर में जाके नया कस्टम स्क्रीन बनाएंगे। और अगर मैं कोई भी फिल्टर अप्लाई ना करूं तो करंटली मुझे स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड सारी कंपनीज के नाम दिख जाएंगे। इन सारी कंपनीज को मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं रैंक कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज की लिस्ट आ गई। और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को बोला गया है लार्ज कैप कंपनीज, 101st से लेकर के 250th कंपनीज तक को बोला गया है मिड कैप कंपनीज, और बॉटम सारी कंपनीज को बोला गया है स्मॉल कैप कंपनीज। फर्दरमोर NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक इंडेक्स बनाया है निफ्टी 50। इसमें इंडिया की टॉप 100 नहीं, टॉप 50 कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। हर कंपनी को अलग अलग वेटेज दिया हुआ है और उसके बेसिस पर निफ्टी का एक वैल्यू कंप्यूट होता है। करंटली निफ्टी 50 के ये स्टॉक्स हैं और आप देख सकते हो जैसे HDFC बैंक को करीब 13.5% का वेटेज है, उसके बाद आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसको करीब 9% का वेटेज है। इन सारे स्टॉक्स पर एक वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाकर हमारे पास निफ्टी 50 का नंबर आता है जो करंटली करीब 25,000 के आसपास चल रहा है। अब निफ्टी 50 में जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, अगर वो किसी दिन क्रैश होते हैं तो निफ्टी का ओवरऑल वैल्यू भी गिर जाएगा, और अगर वो स्टॉक्स बढ़ते हैं तो निफ्टी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। इंटरेस्टिंगली आप सोचो, अगर हर कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट आवर्स में ऊपर नीचे हो सकता है तो उसके साथ साथ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी रियल टाइम ऊपर नीचे होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंपनी आज 48th रैंक पर है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, वो कल को क्रैश हो जाए और उसका रैंक 51st हो जाए। इसीलिए निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 हर 3-3 महीने में रिवाइज होते हैं। तो जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं उन्हीं को इंक्लूड करते हैं और बाकी कंपनीज को उसमें से निकाल दिया जाता है। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ही म्यूचुअल फंड्स के भी प्रकार होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो अपना ज्यादातर पैसा टॉप 100 कंपनीज एज पर मार्केट कैप में से ही चूज करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स हुए जो 101 से लेकर 250वीं कंपनीज एज पर मार्केट कैप इनमें से डिसाइड करते हैं कि कहां इन्वेस्ट करना है। एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आप समझ चुके हो। उसके बाद आता है एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, मतलब उसको मैंडेटोरिली मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप, मिनिमम 25% पैसा मिड कैप और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। बाकी बचा हुआ 25% वो अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम होती है, पैसा जहां चाहे इन्वेस्ट करो, जितना चाहे इन्वेस्ट करो, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। सभी टाइप के फंड्स में अलग अलग रिस्क भी होता है। इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज में लोएस्ट रिस्क होगा ऑब्वियसली, तो लार्ज कैप फंड्स में आपको कम रिस्क मिलेगा, हो सकता है रिटर्न्स भी कम हो। मिड कैप फंड्स में आपको रिलेटिवली हायर रिस्क मिलेगा बट ग्रोथ का स्कोप भी ज्यादा है। और स्मॉल कैप फंड्स में आपको वेरी हाई रिस्क मिलेगा क्योंकि वो छोटे बिजनेसेस में पैसा लगाता है। छोटे बिजनेसेस की खासियत ये होती है या तो वो जीरो से हीरो बन जाते हैं या फिर हीरो से जीरो हो जाते हैं। ये तो था ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज पर मार्केट कैप। ये फंड्स भी फर्दर 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्टिव या पैसिव। लेट्स से एक लार्ज कैप एक्टिव फंड है। इसका मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर के पास ऑल्दो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, उसे टॉप 100 कंपनीज में ही पैसा लगाना है, बट वो इसमें भी सिलेक्ट कर सकता है कौन सी कंपनीज में लगाना है, कौन सी में नहीं लगाना है, कौन सा स्टॉक बेचकर कौन सा नया स्टॉक खरीदना है। इसे हम बोलेंगे एक्टिव मैनेजमेंट। और दूसरी तरफ है एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये एक पैसिवली मैनेज्ड फंड है, मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर एक्टिवली कोई इन्वेस्टिंग डिसीजंस नहीं ले रहा है। अगर आपने 100 रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए तो उसमें से 13.5 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे HDFC के स्टॉक में, 9 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे रिलायंस में एंड सो ऑन। यानी ये आपका पैसा निफ्टी 50 की कंपनीज में एग्जैक्टली उसी वेटेज में इन्वेस्ट कर देगा। ओवर टाइम जितना निफ्टी रिटर्न्स जनरेट करेगा उतना ही ये फंड भी जनरेट करेगा, क्योंकि दिस इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ इंडेक्स। हमारे पास निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 जैसे 2 नहीं कई सारे इंडाइसेस हैं। जैसे देश के सारे बड़े बैंकिंग स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है बैंक निफ्टी, ऐसे ही IT कंपनीज को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है निफ्टी IT। आपको हर टाइप के इंडाइसेस मिलेंगे, इंडस्ट्री एंड सेक्टर वाइज भी, मार्केट कैप वाइज भी, इनफैक्ट इन्वेस्टिंग स्टाइल वाइज भी। एंड फन फैक्ट, many of the actively managed funds are unable to beat their benchmarks और निफ्टी। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हायर तो कर रहे हो, वो एक्टिवली आपके पैसे को इन्वेस्ट भी कर रहा है, बट दे आर प्रोबेबली नॉट डूइंग अ बेटर जॉब देन निफ्टी। एंड निफ्टी इज व्हाट 50 ऑफ द बेस्ट इंडियन कंपनीज जिसमें सबसे लो रिस्क है और वो फिर भी ग्रोथ देता है। इंडिया में 2-4 नहीं हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं अलग अलग टाइप के। टिकर टेप पर जाओ, क्लिक ऑन स्क्रीनर, टॉगल टू म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आपको सारे म्यूचुअल फंड्स की भी लिस्ट मिलेगी। म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इक्विटी को जरा एक्सपैंड करो तो आपको पता चलेगा सिर्फ इक्विटी एसेट क्लास में ही कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं।
और अगर आप अब रियलाइज करो कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो सिर्फ स्टॉक्स में ही क्यों, हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डेट में यानी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज जैसे गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट यूएस में आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगले कुछ वीडियोस में हम इन सारी चीजों को डिकोड करना सीखेंगे और अल्टीमेटली जानेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। टिल देन, डाउनलोड टिकरटेप ऐप फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट एंड डू योर होमवर्क। ऑल्सो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि सेकेंड एपिसोड आएगा तो आपको पता चल जाए। बाय।